Synonyms are words with the same or similar words. Synonyms का जो क्वेश्चन होता है, synonyms, antonyms और synonyms and antonyms in context, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं और कवर करने हैं. Words that are synonyms are said to be synonymous. अब words that are antonyms are said to be antonymous. जो इसका MCQ होता है वो उसी तरह से, जिस तरह से एक वर्ड होगा और उसके नीचे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शंस होंगी. इसकी टेक्निक्स में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी इवन कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या चीज़ डिस्कस करें और इसकी क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए. तो आज हम कुछ ऐसा मटेरियल डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली बुक्स में भी नहीं होता और जो मोस्टली डिस्कस भी नहीं होता, क्लासरूम एक्टिविटी में शामिल नहीं होता. तो एंटोनिम्स भी जिस तरह से मैंने कहा, अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर. Complementary antonyms have a relationship where there is no middle ground. यानी जो बिल्कुल कंफर्म और पक्के एंटोनिम्स हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स. जैसे कि उसकी एग्जांपल्स हैं मैन एंड वोमन, पुश एंड पुल एंड सो ऑन. इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं इंग्लिश सिनोनिम्स की. वर्ब में बाय एंड परचेज ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. एडजेक्टिव्स में बिग एंड लार्ज एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. एक चीज ध्यान में रखिए कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, इनमें सिनोनिम्स आर नॉट डिक्शनरी मीनिंग्स नेसेसरीली. तो ये हो सकता है कि एक वर्ड जो है वो मीनिंग ना हो, वो डिक्शनरी मीनिंग ना हो, लेकिन ये है कि वो उसका सिनोनिम बहरहाल फिर भी होगा. डिक्शनरी मीनिंग में उतनी वैरायटी नहीं होती जितनी कि सिनोनिम और एंटोनिम में होती है. हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जैसे ये उनकी एग्जांपल्स हैं. अच्छा, अब आप देखिए कि एक ही वर्ड है ड्रंक. अब इस एक ही वर्ड ड्रंक में हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि इसके सिनोनिम्स हैं. ये सब इसके डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं हैं, नॉट नेसेसरीली डिक्शनरी मीनिंग. ये जरूरी नहीं है कि ये डिक्शनरी मीनिंग्स हों इसके, लेकिन ये सब के सब वर्ड्स किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रंक वर्ड के सिनोनिम्स हैं. अब हम सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कुछ बात कर लें. सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन होता है जैसे कि सिनोनिम का अगर क्वेश्चन होगा तो ये सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ प्रेसिपिटेशन का वर्ड वहां पे ऊपर लिखा होगा और नीचे ऑप्शंस होंगी. लेकिन सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट में ऊपर वर्ड होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगी. तो सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस भी साथ होगा. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अगर हम लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम की सूरत में और लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे ये कॉन्ट्रा है और डिक्ट है. वर्ड्स मोस्टली लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से मिलके बनते हैं. तो अब आप इसमें देखिए कि कॉन्ट्रा और डिक्ट दो वर्ड्स हैं. कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट है और डिक्ट का मतलब वर्ड है. तो किसी वर्ड, किसी की बात के अगेंस्ट कोई बात करना, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट. तो अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं भी आते तो ये वर्ड कॉन्ट्रा और NEG जो रूट है, इसका भी मतलब अगेंस्ट है, नेगेटिव है, नो है, अपोजिट है. और कॉन्ट्रा का भी मतलब अगेंस्ट, नो, नेगेटिव, अपोजिट है. तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये सिनोनिम्स हैं, क्योंकि प्री में कोई नेगेटिव का या अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, को भी पॉजिटिव है और एक्स्टर या एक्स्ट्रा या एक्स जो है इसमें भी नेगेटिव या अगेंस्ट का मीनिंग नहीं है. सिर्फ NEG में अगेंस्ट का और कॉन्ट्रा का मीनिंग मौजूद है. तो लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स को यूज करके भी हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर हम एंटोनिम को देखें, अपोजिट को देखें, तो यही वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट में अब NEG इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब हमें सिनोनिम नहीं चाहिए बल्कि अब हमें एंटोनिम चाहिए. तो कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट, नेगेटिव है और को पॉजिटिव है, इसलिए ये इसके एंटोनिम में हमारे लिए हेल्पफुल बन जाएगा. अब देखिए एक और एग्जांपल है. अडोर में जैसे ऐड है, ये पॉजिटिव रूट है और एब भी अब अपोजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव रूट है. अब हमने अपोजिट देखना है. तो देखिए कि ऐड पॉजिटिव रूट है और एब नेगेटिव रूट है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये आंसर मिल जाएगा. उसके बाद अब सिमिलर में देखें तो अडोर. अब अडोर में जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये ऐड जो है ये पॉजिटिव है, तो अब हमें एक नेगेटिव चाहिए. सिमिलर के लिए हमें एक और पॉजिटिव चाहिए. तो अपलॉड
ए पी के साथ या डबल पी के साथ जो होता है ये पॉजिटिव रूट होती है। तो इस तरह से हम लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स को यूज करके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ऑन हार्डर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम क्वेश्चंस बिवेयर ऑफ ट्रिक चॉइसेस। एग्जामिनर की कोशिश होगी कि वो आपको ट्रिक करे। कैन यू स्पॉट द ट्रिक इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, इसमें एक ट्रिक है, रेस्टिव, पेशेंट, रिगरस, डिसेप्टिव, एक्टिव, कॉशियस। इसमें द वर्ड रेस्टिव इज ट्रिकी बिकॉज इसमें ये जो रेस्ट का वर्ड है ये ट्रिकी हो सकता है बिकॉज इट साउंड्स लाइक इट हैज समथिंग टू डू विद रेस्ट। देयरफॉर डी आंसर वुड बी द बेस्ट एंटोनिम। डी जो है वो इसका एंटोनिम होगा क्योंकि रेस्टिव और एक्टिव, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं जो कि हमारा एग्जामिनर ने हमारे साथ एक ट्रिक लगाया है, वो ये है कि उसने रेस्ट से शुरू होने वाला वर्ड यूज किया, अगरचे इसका रेस्ट से ताल्लुक नहीं है बल्कि ये इसके अगेंस्ट है। और अगर हम इसमें ये भी हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सिनोनिम है या एंटोनिम है। तो लेकिन अगर हम देखते हैं, हाउएवर दिस इज द ट्रिक, रेस्टिव एक्चुअली मीन्स रेस्टलेस। रेस्ट तो मौजूद है उसके मीनिंग में, लेकिन रेस्टिव का मीनिंग रेस्टलेस है, रेस्टिंग नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज पेशेंट। बजाय इसके कि आपको ये आंसर एक्टिव लगे, ये इसका आंसर पेशेंट है अगर हम इसका सिनोनिम ढूंढ रहे हैं। और अगर हम इसका एंटोनिम ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपको पेशेंट आंसर लगे, जबकि फिर इसका आंसर एक्टिव हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सैट और जीआरई का तो यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन ये कि ये एनटीएस में और फंगैट में ये टिप आपके लिए रेलेवेंट है। अच्छा जी, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी टिप्स का। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कि हमने एंटोनिम ढूंढना है और हमारे पास जो वर्ड है मैलिग्नेंट, उसमें मैल एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की रूट है। मैल मींस नेगेटिव, मैलाइंड वर्ड है हमारे पास और इसकी ऑप्शंस में हमने एंटोनिम ढूंढना है। तो इन द एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड मैलाइंड, सो वी शुड बिगिन बाय ascertaining its charge, कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। द प्रीफिक्स मैल इज टिपिकली यूज्ड इन नेगेटिवली चार्ज्ड वर्ड्स, जैसे मैल प्रैक्टिस हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया। देयरफॉर द आंसर विल लाइकली हैव अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एंटोनिम हम ढूंढ रहे हैं तो आंसर में पॉजिटिव चार्ज होगा। लेट्स गो थ्रू द लिस्ट टू सी हाउ ईच वर्ड इज चार्ज्ड। बेनिफिसेंट में बेन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। बी में मैगन की वजह से, मैग्नानिमस में मैगन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैगन का मतलब होता है बड़ा, और जैसे मैग्नानिमिटी, मैग्निफिसेंट, तो सब पॉजिटिव वर्ड्स है। मैग्नीफाई। चार्ली में डाउन ट्रॉडन में नेगेटिव चार्ज है, डेस्टिट्यूट में नेगेटिव चार्ज है डी की वजह से, इसमें डाउन की वजह से नेगेटिव चार्ज है, इसमें डी ई की वजह से नेगेटिव चार्ज है, और एलिगेंट भी पॉजिटिव चार्ज है। आफ्टर लेबलिंग ईच वी आर लेफ्ट विद ओनली टू चॉइसेस, two words that are positively charged, beneficent and magnanimous. Even if you don't know the meaning of any answer choices, you have narrowed your choice down to two and are left with 50% change of answering correctly, chance of answering correctly. अब आप देखिए, this is a quick technique that can be very beneficial when attempting answering a question with several words that you are unsure about. तो इसमें हम अगरचे एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इस टेक्निक के जरिए हमने तीन ऑप्शंस को या हाफ ऑप्शंस को हमने खत्म कर दिया और हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह गए। अच्छा दोस्तों, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में एक और टेक्निक सिर्फ एंटोनिम्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एलिमिनेट आंसर चॉइसेस दैट हैव नो क्लियर एंटोनिम। इफ देयर इज अ वर्ड, कोई भी वर्ड है और उसके नीचे ऑप्शंस हैं अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, और आपने इस वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है, तो अगर बीटा कोई ऐसा वर्ड है और चार्ली ये दो वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका बाय देमसेल्व्स ही कोई एंटोनिम नहीं है, ये बाय देमसेल्व्स किसी वर्ड के एंटोनिम नहीं हो सकते, तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स भी नहीं हो सकते, बिकॉज पूछा तो यहाँ पे एंटोनिम का जा रहा है। दिस टेक्निक ओनली वर्क्स ऑन antonym questions, so this is a great technique for use on the test because it only contains antonym questions. It doesn't contain any synonym questions. Synonym में ये चीज इतनी relevant नहीं है, एंटोनिम के क्वेश्चन में ये काफी हेल्प कर सकती है। कंसिडर द वर्ड्स राउंडेड और स्ट्राइप्ड। अब ये जो राउंडेड और स्ट्राइप्ड के वर्ड्स हैं, नीदर ऑफ दीज वर्ड्स हैव अ क्लियर एंटोनिम। अब राउंडेड का कोई क्लियर एंटोनिम नहीं हो सकता, इलोंगेटेड हो सकता है लेकिन वो बहुत रिमोट सा होगा। स्ट्राइप्ड का प्लेन हो सकता है लेकिन वो बहुत रिमोट होगा। नीदर ऑफ दीज वर्ड्स हैव अ क्लियर एंटोनिम while almost every word has a synonym. इनके synonyms हैं लेकिन एंटोनिम नहीं है। Remember that not all words have antonyms.
एंड एलिमिनेट देम फर्स्ट। जिन वर्ड्स के एंटोनिम्स नहीं हैं उनको पहले एंटोनिम के क्वेश्चन में एलिमिनेट कर दें। फिर एलिमिनेट आंसर चॉइसेस दैट आर क्लोज सिनोनिम्स। अगर कोई एंटोनिम के क्वेश्चन में अगर कोई क्लोज सिनोनिम है तो वो यकीनन आंसर नहीं है, बल्कि वो आपका आई कैचर है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप एंटोनिम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या सिनोनिम का, बिकॉज क्वेश्चन करते हुए बच्चा जो है वो एक तेजी में होता है टेस्ट के एनवायरनमेंट में, तो समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो इस चीज को मिक्स कर जाता है। स्पॉटिंग सिनोनिम्स विद इन द आंसर चॉइसेस can be valuable because it allows you to narrow your viable answer choices. If two of the answers have very similar meanings, then the correct answer is too ambiguous. Therefore, it is possible to eliminate these choices. अगर दो similar choices हैं तो दोनों ही most probably answer नहीं होंगी। The SAT GRE or whatever test, NTS हो गया, FUNGAT का कोई भी test है, are tough tests, but they always present one answer choice that is clearly correct. ये बात पक्की है कि एक चॉइस तो यकीनन करेक्ट होनी है। सी इफ यू कैन एलिमिनेट टू आंसर चॉइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। एक एग्जांपल है जिसमें कि आपने देखना है कि आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। चूज द बेस्ट एंटोनिम। एंटोनिम का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मेंट वर्ड है। अच्छा, अब इसकी चॉइसेस हैं मिटिगेट, एनजेंडर, चेक, मॉडिफाई एंड सेशिएट। द वर्ड्स मिटिगेट एंड मॉडिफाई आर क्लोज सिनोनिम्स। मिटिगेट और मॉडिफाई दोनों का मतलब है खत्म करना या सिचुएशन की शिद्दत को कम करना, इंटेंसिटी को डिक्रीज करना। ये दोनों क्योंकि आपस में सिनोनिम्स हैं, इसलिए ये दोनों ही हमारे आंसर्स नहीं। और तो इनका मतलब रिड्यूस या सॉफन है, इंटेंसिटी को कम करना। और दिस लीव्स ओनली 3 रिमेनिंग वायबल आंसर चॉइसेस। हमारे पास ये दो चॉइसेस खत्म हो गई, हमारे पास सिर्फ चेक, सेशिएट और एनजेंडर रह गए। अब देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में ये चीज जो फिफ्थ टिप हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ट्राई टू एसोसिएट द वर्ड विद अ फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट। आप अपने वर्ड को किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएट कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। वर्ड्स ऑन वट एवर फंगेट टेस्ट आर टेस्टेड फॉर गुड रीजंस, they are very effective. This being the case, they get included in many proverbial phrases. Note the following example: galley force winds, the village advocate, the test your metal। ये जितनी भी phrases हैं, road to perdition, patience is a virtue, abject poverty, he made it though unscathed, through unscathed, he made it through unscathed। ये सारी जो phrases हैं ये किसी न किसी context के हवाले से हैं। Use your knowledge of Romance language. The roots of many tests words have similar meanings in foreign languages. For example, the Spanish word malo means bad, जो कि English में जो Latin and Greek हैं वो mal है, तो Spanish word malo है। This is a common root for many negatively charged words: maligned, malignant, malapropos, malediction, malevolent, malicious, malefaction, इसी तरह से malnutrition वगैरह, malediction वगैरह। तो इन एडिशन द स्पेनिश वर्ड ब्यूनो, ये मीन्स गुड। दिस इज ऑल्सो कॉमन रूट फॉर मैनी पॉजिटिवली चार्ज वर्ड्स, जो कि इसके पैरेलल में ये जो ब्यूनो है इसके पैरेलल में लैटिन और ग्रीक रूट्स जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं वो बैन या बॉन है, वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इन वर्ड्स में हुई हैं बेनेडिक्शन, बेनिफिशियल, बेनिफिशेंट, बेनेवलेंट, बेनाफाइडी, बेनाइन, बोनाफाइडी। बोनाफाइडी एक वर्ड होता है, बॉन की इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये गुड हैं, ओके। बट बी केयरफुल, समटाइम्स क्वेश्चंस विल अटेम्प्ट टू ट्रिक द टेस्ट taker by including roots and words that belie their true meaning.